नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम आदिकाल या वीर गाथा काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का यह काल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत दीनहीन और क्षीण काल माना जाता है। इस काल में जहाँ एक ओर नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, तो दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों के द्वारा चरित्र काव्य भी रचा गया। इन काव्यों का जो विषय था वो वीर नायकों की वीर गाथाओं से संबद्ध है, अतः इसे वीर गाथा काव्य भी कहते हैं। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति जो इस काव्य में हमें दिखाई पड़ती है वो है धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन। इस युग में जैन मुनियों, बौद्ध सिद्धों और नाथ पंथियों ने कई कृतियों का सर्जन किया। उन्होंने अधिकतर अपनी धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया। जैनियों के चरित्र काव्य पर पौराणिक काव्य का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। इनकी ये रचनाएं कथा रस से भी परिपूरित हैं, किंतु इन रचनाओं का उद्देश्य जैन मत की प्रतिष्ठा करना रहा है। सिद्धों की रचनाओं में हमें घोर श्रृंगारिक रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु उनकी भी मूल धारणा महायानी और हीनयानी सिद्धांतों की व्याख्या करना ही थी। नाथ पंथियों की जो रचनाएं इस समय की हमें मिलती हैं, उनमें शुद्ध धार्मिक या दार्शनिक तत्व का प्रतिपादन है। उन्होंने ज्ञान, वैराग्य और योग साधना, इन सब की आवश्यकता पर बल दिया है। गुरु महिमा की प्रतिष्ठा भी यही इन्हीं नाथ पंथियों की ही देन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल में धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना बहुत से कवियों का लक्ष्य रहा था। दूसरी जो प्रवृत्ति हमें इसमें दिखाई पड़ती है, या प्रवृत्ति ना कहकर दूसरी जो इसकी एक कमी हम कह सकते हैं, वो ये है कि इन काव्यों में ऐतिहासिकता का अभाव है। ये जो रचनाएं हैं, इनके नायक इतिहास प्रसिद्ध हैं, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस समय के कवियों द्वारा जो सन और संवत और तिथियां वर्णित हैं, वे तिथियां और सन संवत इतिहास में वर्णित तिथियों से, सन और संवतों से मेल नहीं खाते हैं, जबकि उसी समय में लिखे गए संस्कृत काव्यों में दिए गए सन और संवतों से और घटनाओं से भी इनका मेल नहीं बैठता है। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है, और इतिहास के विषय को लेकर जो कवि चले हैं, उनसे जो सावधानी हमें अपेक्षित है, वो सावधानी हमें इस काव्य निर्माताओं में नहीं मिलती है। उन्होंने अतिरंजनापूर्ण शैली में अपने आश्रयदाता राजाओं को राम, कृष्ण, नल, युधिष्ठिर, इनसे भी उत्कृष्ट बताया है, और उन्हें सर्व विजेता घोषित करना ही उनका लक्ष्य था। इन्होंने इतिहास की अपेक्षा अतिशयोक्ति एवं कल्पना पर अधिक बल दिया है। इस काव्य की तीसरी प्रवृत्ति जो हमें दिखाई पड़ती है वो है वीर रस की प्रधानता। इस युग के अधिकतर काव्य वीर रस प्रधान हैं। रासो ग्रंथों में राजपूतों की वीरता के प्रसंगों की प्रचुरता है। साथ ही जैन प्रबंध काव्य और विद्यापति जैसे श्रृंगारी और भक्त कवियों की रचनाओं में भी योद्धाओं के साहस, शौर्य, उत्साह का ही सजीव चित्रण मिलता है। विद्यापति ने कीर्ति पताका, कीर्तिलता जैसी श्रृंगारिक रचनाएं भी रची हैं, किंतु उनमें भी वीर रस की ही हमें दर्शन होते हैं। इस समय
जो राजा थे वो आपसी युद्धों में ही उलझे हुए थे और साथ ही साथ बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। इसलिए अपने आश्रयदाता राजाओं को युद्धों के लिए उत्तेजित करना और उन्हें विजेता बनने के लिए उत्साहित करना ही इस युग के कवियों का प्रमुख कर्तव्य सा बन गया था। इन चारण कवियों ने युद्धों के कारण के लिए किसी स्त्री की कल्पना कर ली और उसकी प्राप्ति के लिए युद्धों की भी इन्होंने कल्पना की है। यह उस समय की एक प्रचलित परिपाटी थी, काव्य रचना की एक प्रचलित परिपाटी थी। रुक्मिणी और उषा हरण के जो पौराणिक वृत्तांत हैं वो उस समय लोगों के मानस पटल पर छाए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय के चारण कवियों ने अपने काव्यों की रचना की, किंतु इन काव्यों में भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावावेश आदि की कमी है। इसके पश्चात हम जो अगली प्रवृत्ति इस समय के काव्य में देखते हैं वो है संकुचित राष्ट्रीयता। ये जो चारण कवि थे इन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा का गान मुक्त कंठ से किया है। जीविका प्राप्ति के लिए उन्होंने कायर राजाओं तक की प्रशंसा की है। उस समय राष्ट्र शब्द का अर्थ संपूर्ण भारत नहीं बल्कि अपना अपना प्रदेश या अपना छोटा सा राज्य था। संपूर्ण देश की ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं था और उनकी रचनाओं में भी हमें इस बात के दर्शन होते हैं। यहाँ के राजा ये उस समय के जो राजा थे वो 150 गाँवों को राष्ट्र समझ लेते थे और जो उस समय का कवि था वो उनकी प्रशंसा में और उस राष्ट्र की प्रशंसा में ही अपनी काव्य रचना किया करता था। अगली जो प्रवृत्ति हमें इस समय के काव्य में प्राप्त होती है, आदिकाल की रचनाओं में जो हमें प्रवृत्ति प्राप्त होती है वो है वीर रस और श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में हमें वीर रस और श्रृंगार रस का एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है। वीर रस का तो बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। इतना सुंदर चित्रण हुआ है कि परवर्ती हिंदी साहित्य में वीर रस इतने पुष्ट रूप में हमें नहीं मिलता। उस समय चारों ओर ही युद्ध का वातावरण था। भीतरी कलहों के कारण भारत के राजा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, साथ ही बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। तो एक सामान्य सी बात थी कि उस समय की बच्चों में, वृद्धों में, युवाओं में युद्ध के प्रति अदम्य उत्साह भरा हुआ था और इसी का आदर्श वो अपने जीवन में रखते थे। और जैसा कि उस समय की प्रचलित परिपाटी थी और किसी कवि ने लिखा है कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये उस समय की धारणा लोगों के मन में बैठी हुई थी कि क्षत्रिय को तो 18 वर्ष तक का जीवन ही जीना है, उसके पश्चात तो युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो इस समय की जो प्रवृत्ति है वीर रस और श्रृंगार रस, उसका मूल कारण जो था वो युद्ध था और उसमें उस युद्ध का कारण कोई ना कोई नारी अवश्य हुआ करती थी। तो उस वजह से इसमें श्रृंगार रस का भी सुंदर चित्रण हुआ है। उस समय के जो सामंत थे वो जिस सुंदरी को अपने अंतःपुर में लाने के लिए निश्चय कर लेते थे उसके लिए रक्त की नदियाँ बहाने को तैयार हो जाते थे और अपने राज्य तक न्योछावर कर दिया करते थे। तो ये जो प्रवृत्ति है श्रृंगार रस की और वीर रस की, ये हमें उस समय देखने को मिलती है। ये जो सामंत थे ये अत्यंत सौंदर्य प्रिय हुआ करते थे और उनकी इस सौंदर्य प्रियता की तृप्ति के लिए उनके कविगण वीर गाथाओं से संबद्ध नायिकाओं के सौंदर्य का मनोरम चित्रण अपने काव्य में करते थे, जिससे कि नायक का आकर्षण उस नारी के प्रति स्वाभाविक है। इस काव्य में श्रृंगार के स्वतंत्र चित्रण भी मिलते हैं और इस समय के कवियों ने नायकों के रूप सौंदर्य का चित्रण भी बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय के काव्य में वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इसके अतिरिक्त हमें जो एक और
विशेषता, एक और प्रवृत्ति इस समय के काव्य में मिलती है, वो है संकीर्ण जातीय भावना। इस समय के जो अधिकांश कवि थे वो अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की जाति को और उनके वंश को ही सर्वोत्कृष्ट मानते थे और उसका उत्कर्ष दिखाने में ही अपना कला कौशल समझते थे। उन्होंने उसी जाति और उसी वंश को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा ईश्वर का वरदान प्राप्त बताया और उनके अनुसार जीने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही था। तो यह संकीर्ण जातीय भावना बहुतायत से देखने को मिलती है। इसी का परिणाम है कि देशद्रोही जयचंद का गुणगान करने वाले भी कवि उस समय थे। भट्ट केदार ने, जयचंद प्रकाश और मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका जैसे ग्रंथ लिखे हैं। ये जातीय संकीर्णता और सांप्रदायिक भावना को दर्शाता है। जैन मुनियों और सिद्धों ने भी अपने अपने ढंग से इस संकीर्ण जातीय भावना को अपने काव्य में प्रश्रय दिया है। अगली प्रवृत्ति जो हम इस काव्य में देखते हैं वो है प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन भी बहुत सुंदरता से हमें दिखाई पड़ता है। और यद्यपि प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति का चित्रण जो है उद्दीपन रूप में किया गया है। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली हमें छायावादी युग में मिलती है वो तो इस युग में नहीं है, लेकिन रसोद्रेक के लिए इस काव्य में प्रकृति चित्रण को लिया गया है। अगला जो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व इस समय के काव्य का है वो प्रवृत्ति है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इस युग के प्रत्येक कवि बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने में कुशल थे। वीर गाथाओं के रचयिताओं की कल्पना अपने चरम पर थी और इसीलिए उन्होंने अपने नायकों के सैन्य बल, धन वैभव, रूप सौंदर्य, युद्ध कौशल सभी दृष्टियों से उनका अद्वितीय रूप से वर्णन किया है। चाहे वास्तव में वो प्रशंसनीय थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्हें दैवी चमत्कार और अलौकिक शक्तियों से भी भरपूर बताया है। और इस समय के चारण कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं को पौराणिक नायकों से भी उत्कृष्ट बताया है। तो इस समय के काव्य में हम देखते हैं कि अतिरंजनापूर्ण शैली में और वास्तविकता से बहुत दूर ये वर्णन इन्होंने किया है। इस समय की एक और प्रवृत्ति जो हमें दिखाई पड़ती है वो है रासो ग्रंथों की प्रधानता। वीरगाथा काल में जो अनेक ग्रंथ रचित हुए उन सबके साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, उनके नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है जो काव्य शब्द का पर्यायवाची है। उस समय की वीर गाथात्मक रचनाओं में पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो आदि बहुत सारे काव्य हमें मिलते हैं। इन रासो काव्यों में नायकों के जीवन चरित्र का वर्णन हमें मिलता है। इसके साथ ही इस समय के काव्य में काव्य के दो रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। वीर गाथाएँ मुक्तक और प्रबंध दोनों ही रूपों में हमें मिलती हैं। मुक्तक रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जो है वो वीसलदेव रासो है और प्रबंध रूप का जो उपलब्ध ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो है। इन दो रूपों के अतिरिक्त उस समय में काव्य का कोई अन्य रूप नहीं मिलता। इस युग के काव्य में काव्य रूपों की विविधता का अभाव है और उस समय गद्य का प्रचलन भी नहीं था, इसलिए इस समय की कुछ रचनाएं अप्रामाणिक, कुछ अर्ध प्रामाणिक रचनाएं हैं। एक और प्रवृत्ति हमें इस काव्य की दिखाई देती है, वह है कि इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर सामने आया है, इसलिए इनमें जनजीवन से संपर्क का अभाव है। जनजीवन के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। राज दरबारी कवि से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा भी हम नहीं कर सकते। वीर गाथाओं और रीति ग्रंथों के कवियों ने स्वामिन सुखाय काव्यों की सृष्टि की है, इसलिए उसमें जन सामान्य के जीवन की घटनाएं
उनकी जीवन की समस्याएं, उनके जीवन के उल्लास का अभाव हमें देखने को मिलता है। इस युग के यानी आदिकाल के की जो एक अन्य प्रवृत्ति है वो है छंदों का विविधमुखी प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में छंद क्षेत्र में तो एक क्रांति सी ही हो गई थी। छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ उतना इसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ, न ही परवर्ती साहित्य में हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा पद्धति, रोला, कुंडलिया, इन सभी छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ है। और छंद परिवर्तन में बड़े यहाँ जो छंद परिवर्तन था वो चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं था बल्कि भावोद्दीपन के लिए किया गया है। इस छंद परिवर्तन में कहीं भी हमें अस्वाभाविकता नज़र नहीं आती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस काव्य की इस प्रवृत्ति का बहुत सुंदर शब्दों में प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन भाव उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य में हम छंदों का विविधमुखी प्रयोग हुआ है। अगली प्रवृत्ति जो इस साहित्य की है वो है अलंकारों की प्रधानता। आदिकाल के इन ग्रंथों में दो कारणों से अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। एक तो कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए उपमाओं, रूपकों, उत्प्रेक्षाओं की सुंदर योजना की है। दूसरे वीर रस एवं शुद्ध युद्ध चित्रण की सजीवता हेतु अनुप्रास, वीपसा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि शब्दालंकारों का भी प्रयोग किया है जो कि काव्य को अत्यंत सुंदर बनाते हैं। अगला जो समीक्षा के लिए हम अगला जो इसका बिंदु ले सकते हैं वो है इन वीरगाथाकालीन काव्य की भाषा। इन काव्यों की एक अन्य विशेषता है इसकी भाषा, जिसे हम डिंगल भाषा कहते हैं। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आजकल के विद्वान डिंगल भाषा के नाम से अभिहित करते हैं। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। चारण अपनी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से जानी जाती है। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के शब्द भी पाए जाते हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत से मिलता है क्योंकि तद्भव शब्द जो हैं वो डिंगल भाषा के अनुकूल पड़ते हैं। संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के समान डिंगल भाषा के अधिकांश रूप भी संश्लिष्ट रूप में इसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इन प्रवृत्तियों के कारण इस साहित्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य जो है वो अत्यंत उपयोगी है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इन ग्रंथों की शैली यद्यपि अतिरंजनापूर्ण है, किंतु इस शैली के प्रयोग से इतिहास दबसा गया है, किंतु फिर भी राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में अवश्य कहीं ना कहीं सुरक्षित है। धन्यवाद।